अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से व्यू CLI के इस क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस व्यू CLI के क्रैश कोर्स में हम सीखेंगे कि कैसे हम व्यू CLI को कमांड लाइन के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम इसको रेंडर कर सकते हैं या इसका बंडल क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम इसको अपने प्रोडक्शन में यूज़ कर सकें। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि सबसे पहले कि हम कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले Node.js और उसका जो npm पैकेज है वो मस्ट इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में। तो आई एम श्योर आपने ऑलरेडी Node.js इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया तो आप nodejs.org की वेबसाइट पे जाकर वहाँ से उसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक उसको इसमें इंस्टॉल कर लीजिए। और उसके बाद आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेरा कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल नज़र आ रहा होगा, जो क्योंकि मैं मैक पर हूँ तो इसके लिए हमारे पास टर्मिनल है और आपके पास होगा विंडोज़ पे कमांड प्रॉम्प्ट या शेल या पावर शेल जिसको कहते हैं, जो कि विंडोज़ 10 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो अगर लिनक्स में है तो लिनक्स में भी आप इसको टर्मिनल ही कहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में ताकि हम इसको ग्लोबली एक्सेस कर सकें व्यू CLI की कमांड को। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड लिखनी पड़ेगी। अब चूँकि मैं इस वक्त मैक पे हूँ और या लिनक्स के यूज़र जो हैं वो सूडो कमांड लाजमी लिखेंगे ताकि जो सिस्टम में मॉडिफिकेशन की जा सके। तो सूडो कमांड लिखने के बाद हम लिखेंगे npm install -g और फिर हम लिखेंगे @view CLI स्लैश या व्यू CLI लिखेंगे व्यू CLI @latest। ये हम कमांड लिखेंगे व्यू CLI @latest और हम प्रेस करेंगे एंटर की। तो यहाँ पर वो हमसे पूछेगा पासवर्ड सिस्टम का, तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर दिया। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ऑल दो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है व्यू CLI को अपने सिस्टम में, लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए कि मैं कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल कर लूँगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं दोस्तों ताकि ये इंस्टॉलेशन जो है वो फिनिश हो सके। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास व्यू CLI का वर्जन 2.9.3 इंस्टॉल हो चुका है और इसने यहाँ पर 2 पैकेजेस को भी अपडेट किया है। मे बी ये रिसेंटली अपडेट हुई हैं। तो अब हमारे पास व्यू CLI इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे व्यू डैश कैपिटल V या हम लिखेंगे व्यू डैश डैश वर्जन। तो ये हमें बता देगा इसका वर्जन। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने सक्सेसफुली व्यू CLI को कमांड लाइन पे इंस्टॉल कर लिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने व्यू CLI को कमांड लाइन से इंस्टॉल कर लिया है और अब हम व्यू CLI की कमांड को व्यू के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो इसकी हमने यहाँ पर देखा कि वर्जन देखने के लिए हम वर्जन लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर हमने इसकी हेल्प लेनी हो तो व्यू डैश डैश हेल्प लिख सकते हैं या डैश डैश h लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कमांड्स आती हैं कि व्यू इनिट की, व्यू लिस्ट की, व्यू बिल्ड की और व्यू हेल्प की। जिस कमांड की भी आपने हेल्प लेनी हो उसके व्यू हेल्प और उसके बाद उस कमांड को लिखेंगे तो उसकी हेल्प आपको मिल जाएगी। अब व्यू इनिट करने से पहले हम देखते हैं कि व्यू लिस्ट में हमारे पास क्या क्या कुछ है। तो मैं यहाँ पर व्यू लिस्ट लिख के एंटर करता हूँ। तो इसमें ये हमें बता रहा है कि हमारे पास डिफरेंट ऑफिशियल टेम्पलेट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए व्यू CLI के अंदर अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो हम प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे टेम्पलेट वो यूज़ करेंगे वेबपैक का। इसके अलावा हमारे पास सिंपल भी है, आप इन सबको 1 बाय 1 सेपरेटली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। और यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन भी आपको यहाँ पर दी हुई है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। हम जो काम करेंगे वो वेबपैक के साथ करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि वेबपैक क्या है और कैसे हम वेबपैक को यूज़ करते हैं तो इसके लिए आप मेरा वो ट्यूटोरियल देखिए जिसमें मैंने कंप्लीट वेबपैक का क्रैश कोर्स, वेबपैक 4 का क्रैश कोर्स आपको बताया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्यू CLI के साथ जो वेबपैक इंस्टॉल होता है उसका वर्जन 3.6 होता है, तो थोड़ी सी उसमें चेंजेस हैं, लेकिन हमें इतना ज़्यादा वेबपैक को यूज़ करना नहीं पड़ेगा। जस्ट वो ऑलरेडी उसने कॉन्फ़िगर किया हुआ है व्यू CLI ने, तो हमें उस पर इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो अब टेम्पलेट लोड करके इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पे लिखेंगे व्यू
इनिट, व्यू इनिट के बाद स्पेस, और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे उस टेम्पलेट का नाम जिसको हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वेब पैक, फिर स्पेस, और यहाँ पर मैं इस प्रोजेक्ट का जो भी नाम देना चाहूँ वो मैं नाम दे दूँगा। तो मैं इसका नाम देता हूँ माई व्यू ब्लॉग। तो एक छोटा सा हम ब्लॉग बनाएंगे जिसको हम यूज़ करेंगे, और उसके ज़रिए हम ना सिर्फ डाटा को फेच करेंगे बल्कि डाटा को पोस्ट भी करेंगे सर्वर पे। तो यहाँ पर हमने लिखा व्यू इनिट वेब पैक माई व्यू ब्लॉग। इसको लिखने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। इट विल टेक फ्यू सेकंड्स डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। आपके इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंड करता है, उसमें उतनी देर लगेगी डाउनलोड करने में टेम्पलेट को, जस्ट इन केबीज है। तो ये अब आपसे पूछ रहा है कि अपने कुछ यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, तो मेक श्योर कीजिए कि जो नाम है प्रोजेक्ट नेम उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे माई व्यू ब्लॉग, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर अब हमें प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन दीजिए। जो उसने डिस्क्रिप्शन लिखी है मैं उसको ही एक्सेप्ट कर लेता हूँ। व्यू डॉट JS ब्लॉग प्रोजेक्ट में लिख लेता हूँ। फिर उसने यहाँ पर ऑथर का नाम पूछा, तो मैं यहाँ पर वही चीज़ जो उसने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर है व्यू बिल्ड। अब व्यू बिल्ड में चूंकि हमने कमांड लाइन पर सारा काम करना है, तो मेक श्योर कीजिए कि रन टाइम प्लस कंपाइलर, आप एरो की मदद से इनको चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन रन टाइम प्लस कंपाइलर रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र, ये सिलेक्टेड हो और आप प्रेस करेंगे इंटर। अब उसके पास बात पूछेगा आपसे कि क्या आप व्यू राउटर को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आप व्यू CLI को कमांड लाइन से यूज़ कर रहे हैं, तो वी नीड व्यू राउटर, और उसको हम इसी में कॉन्फ़िगर करना भी सीखेंगे। तो मैं कैपिटल यस टाइप कर देता हूँ। इसके बाद कहता है कि यूज़ ES लिंक टू लिंक योर कोड, ताकि आपके वो बता सके एरर्स वगैरह। तो मैं इसको नहीं कर देता कि मुझे इंस्टॉल नहीं करना। नो यूनिट टेस्ट नहीं मैंने इंस्टॉल करना। E2E मतलब एंड टू एंड टेस्ट नहीं करनी हमने इंस्टॉल। तो ये हमारे पास अब क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है कि शुड वी रन npm इंस्टॉल और वी यूज़ yarn टू कंप्लीट योर पैकेजेस, या फिर आप लास्ट ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नो आई विल हैंडल दैट बाय माई सेल्फ, कि आप उस फोल्डर में जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे yarn इंस्टॉल या npm इंस्टॉल। तो मैं यहाँ पर यूज़ npm कर लेता हूँ ताकि ये पैकेजेस वगैरह दूसरे जो हैं वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इंस्टॉलिंग प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अबाउट राउंड अबाउट 2 to 5 मिनट्स, डिपेंडिंग अगेन ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन, कितना अच्छा आपका कनेक्शन है। हो सकता है आपके पास ये जल्दी हो जाए, मेरे पास थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो लेट इट टू बी फिनिश्ड। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन फिनिश्ड हो चुकी है, और वो कह रहा है कि टू गेट स्टार्टेड CD टू माई व्यू ब्लॉग एंड देन रन npm dev। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो मैं CD करूँगा माई व्यू ब्लॉग को, और उसमें अब मैं इंटर हो चुका हूँ, और यहाँ पर लिखूँगा मैं npm run dev। और ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वेब पैक डेव सर्वर जो है इसको कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद अब हमें ये एक पोर्ट बताएगा कि जिस पोर्ट के साथ हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है पोर्ट। तो यहाँ पर मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अपने व्यू के मुताबिक। तो ये हमारे पास इसका व्यू है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास Vue.js सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पर उसका फ्रंट एंड नज़र आ रहा है। तो इट मीन्स हमने सक्सेसफुली व्यू CLI कमांड के थ्रू Vue.js को इंस्टॉल कर लिया है। तो ये था। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम इसको अपने एडिटर में ओपन करते हैं और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना एडिटर जो इस हमारी सीरीज़ के लिए हमारा टेक्स्ट एडिटर है, इस क्रैश कोर्स के लिए विजुअल स्टूडियो कोड, उसको ओपन करता हूँ। और यहाँ पर मैं उसको एडजस्ट करता हूँ प्रोजेक्ट के मुताबिक। यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट ओपन है मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, और यहाँ से मैं करूँगा ओपन। और ओपन करने के बाद यहाँ से हमने इसको डेस्कटॉप पे आई थिंक इंस्टॉल किया था, और आई एम श्योर हमने इसको कहाँ पर इंस्टॉल किया है। नहीं, हमने इसको रूट पे इंस्टॉल किया है यहाँ पर। तो माई व्यू ऐप, माई व्यू ब्लॉग, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो अब ये हमारे पास यहाँ पर व्यू ब्लॉग ओपन हो चुका है। तो ये है हमारे पास व्यू ब्लॉग, वो जो हमने अभी इंस्टॉल किया है।
तो दोस्तों चलिए एक्सप्लोर करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट को कि ये कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या फाइल्स हैं, कौन कौन सी फाइल्स हैं, कौन कौन से फोल्डर्स हैं और क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि हमारा जो बेसिक फोल्डर होता है जिसमें हमने सारा मोस्टली काम करना होता है वो SRC का फोल्डर है। इसके अंदर हम कंपोनेंट्स में या फिर जहाँ पे भी हम बनाना चाहें, स्पेशली उन्होंने कंपोनेंट्स का फोल्डर दिया है और यहाँ पर एक कंपोनेंट उन्होंने क्रिएट भी किया है। अब ये एग्जीक्यूट कैसे करता है, इसके लिए हमारे पास मेन जो फाइल है index.html है, जहाँ पर आपको div id ऐप नज़र आ रही होगी जो कि हमारा एंट्री पॉइंट है हमारे इस प्रोजेक्ट का। और ये वाली जो HTML फाइल है ये लोड होती है ब्राउज़र में, जो कि यहाँ पर लोडेड है इस वक्त हमारे पास ब्राउज़र में ही है। तो यहाँ पर मैं अब आपको बताता हूँ कि यहाँ से ये सबसे पहले जो हमारे पास package.json है, इसमें काफ़ी सारी डेव डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती हैं और उसके अलावा डिपेंडेंसीज, ये डिपेंडेंसीज ज़रूरी होती हैं क्योंकि इसके बगैर व्यू एग्जीक्यूट नहीं होता। व्यू और व्यू राउटर दो पैकेजेस यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं, जो कि जब हम रेंडर करेंगे तो उसके साथ ये मतलब उस प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो जाएंगे। और ये जो डेव डिपेंडेंसी वाले हैं ये जस्ट उसको कंपाइल करने में हेल्प करते हैं, ये एग्जैक्टली ऐड नहीं होते उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो यहाँ पर जब webdevconf.js फाइल ये एग्जीक्यूट होती है .js फाइल, तो ये लोड करती है हमारे पास main.js फाइल को। और main.js में आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा उन्होंने सबसे पहले व्यू को इम्पोर्ट किया, फिर ऐप कंपोनेंट को इम्पोर्ट किया क्योंकि एक कंपोनेंट हमें डिफ़ॉल्ट चाहिए। फिर उन्होंने यहाँ पर मतलब ये मैं उन्होंने इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, जिसने ये टेम्पलेट क्रिएट किया है उसने ये सारा काम किया। मैंने अभी तक इसमें कोई चीज़ ऐड या रिमूव या अपडेट नहीं की, ये डिफ़ॉल्ट है। तो राउटर को ऐड किया और राउटर के लिए उन्होंने यहाँ पर एक राउटर का फोल्डर भी बना दिया सोर्स के अंदर ही, और उसके अंदर एक index.js फाइल है। तो जब हम सिर्फ फोल्डर का पाथ देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर मौजूद इंडेक्स फाइल को वो लोड कर लेता है। तो ये index.js यहाँ पर लोड हो जाएगी। फिर हमारे पास राउटर का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसको हम अपने व्यू CLI के अंदर ऐसे पास कर देते हैं। और EL ऐप का मतलब है कि इट विल कॉल दिस ऐप एंड हर चीज़ इसके अंदर बिल्ड होगी, इस ऐप डिव टैग के अंदर वर्चुअल डॉम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे पास ये है व्यू CLI और इस तरीके से अब हम अपना काम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इसने यहाँ पर ये ऐप व्यू को राउटर व्यू के थ्रू कॉन्फ़िगर किया है। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो राउटर का फोल्डर है, इस राउटर के फोल्डर में हमारे पास index.js फाइल है। तो इस index.js फाइल में हमारे पास यहाँ पर ये कंपोनेंट लोड है। फिर उस कंपोनेंट को उसने राउट के साथ कनेक्ट किया है इस तरीके से। अब ये जो पाथ है ये हमें बताता है कि ये रूट पाथ है। नेम हम मोस्टली जब राउटर के अंदर नेम्ड राउट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ये नाम यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट बेसिकली ये जो इंपोर्ट हुआ है कंपोनेंट, ये इस कंपोनेंट को यहाँ पर लोड कर लेगा। अगर हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हों तो यहाँ पर हम कंपोनेंट्स लिख के यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे के हम मल्टीपल कॉमा सेपरेटेड कंपोनेंट्स लोड कर सकते हैं, वो हम आगे चल के इसमें ज़रूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम क्विकली, चूँकि हमने ब्लॉग बनाना है तो इसमें हम ऐड करते हैं बूटस्ट्रैप 4 को। तो इस तरह हम सीख भी जाएंगे कि कैसे हम अपनी बूटस्ट्रैप 4 को इसके अंदर एम्बेड कर सकते हैं ईजिली। तो यहाँ पर वापस हम कमांड लाइन पे जाएंगे। तो दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास ये जो व्यू स्टूडियो कोड है इसके अंदर हमारे पास मौजूद है इंटीग्रेटेड टर्मिनल। मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास इंटीग्रेटेड टर्मिनल आ गया और यहाँ पे मैं लिखूँगा npm इंस्टॉल और हमें इसके लिए चाहिए बूटस्ट्रैप, jQuery और popper.js, बिकॉज बूटस्ट्रैप जो डिपेंडेंट है वो jQuery और popper.js पर, तो इसके लिए मुझे jQuery और popper.js दोनों को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख दिया और एंटर प्रेस किया। तो अब हमारे पास बूटस्ट्रैप लेटेस्ट वर्जन 4 जो भी होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा, jQuery का वर्जन भी इंस्टॉल हो जाएगा और popper.js भी। तो दोस्तों jQuery का वर्जन 3.3.1, बूटस्ट्रैप वर्जन 4.0.0, popper.js 1.14.1 जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। 3 पैकेजेस ऐड हुए हैं और फ्रॉम 5 कंट्रीब्यूटर्स। तो अब हमारा जो है वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर हमारे ये तीनों पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इनको एम्बेड करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो हम ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CSS फाइल की। तो CSS फाइल को एम्बेड करने के लिए हम app.view को ही यूज़ करेंगे। इसकी रीज़न ये है, इसका जो स्टाइल का जो पोर्शन है बेसिकली ये जब हम कंपोनेंट्स को डिटेल में देखेंगे कंपोनेंट्स क्या है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो Vue.js है या Vue CLI उसमें जो कंपोनेंट्स हम क्रिएट करते हैं उसके 3 हिस्से होते हैं, जो वो क्या क्या काम करते हैं वो हम देखेंगे। तो अभी हमें Vue.js में बूटस्ट्रैप CSS को ऐड करने के लिए यहाँ पर स्टाइल के अंदर लिखना पड़ेगा import URL, और URL में हम यहाँ पर पाथ देंगे। अब चूँकि हम app.view में और यहाँ से ये SRC के फोल्डर में है तो हमें एक स्टेप पीछे जाना है। तो डबल डॉट स्लैश फिर यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स स्लैश बूटस्ट्रैप स्लैश डिस्ट स्लैश CSS स्लैश bootstrap.min.css।
तो ये हमने min.css बूटस्ट्रैप को ऐड कर लिया CSS को अपने प्रोजेक्ट में। अब हम चलते हैं कि कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं बूटस्ट्रैप JS को, jQuery को और popper.js को। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा main.js फाइल में और यहाँ पर लिखेंगे हम इंपोर्ट, और सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है jQuery को। तो इंपोर्ट करेंगे इसको एज ए $, ताकि हम इसको एक्सेस कर सकें फ्रॉम, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंपली jQuery, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इसको लोड करेगा नोड मॉड्यूल्स में से। फिर हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर popper.js को। अब उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली हम लिख देंगे popper.js। इसी तरीके से हमें बूटस्ट्रैप को भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली हम बूटस्ट्रैप लिख देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने bootstrap.min.js, popper.min.js और jQuery.min.js को इंपोर्ट कर लिया है अपने प्रोजेक्ट में। मैं इसको सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद ये कंपाइल होकर दोबारा एग्जीक्यूट हुआ तो नो एरर, और हम कंसोल को भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों कंसोल में भी हमारे कोई एरर नहीं है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। और यहाँ पे एक एक्सटेंशन है व्यू की, वो भी मैंने इंस्टॉल की हुई है, व्यू एक्सटेंशन या क्रोम एक्सटेंशन ब्राउज़र से, मतलब जो है हमारे पास इसका स्टोर है, एक्सटेंशन स्टोर है क्रोम का, उसमें से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल है। और यहाँ पे हमें बता रहा है कि जो हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट है वो राउटर व्यू के थ्रू लोडेड है। तो अब हम टेस्ट करते हैं अपने इस बूटस्ट्रैप को कि ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा $फंक्शन, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, मैं इसको बाद में रिमूव कर दूँगा, हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। तो अगर हमारा बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुका है, popper.js इंटीग्रेट हो चुका है, jQuery इंटीग्रेट हो चुका है इंटीग्रेट, तो यहाँ पर हमें एक हेलो वर्ल्ड का अलर्ट मिलेगा। तो मैं इसको सेव करूँगा, और सेव करके जैसे ही ये रिकम्पाइल होगा तो यहाँ पर दोस्तों हमको नज़र आ गया कि हमारा जो है इंटीग्रेशन वो सक्सेसफुल हो चुकी है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो लुक है, वेलकम टू योर Vue.js ऐप, उसकी भी लुक चेंज हो चुकी है। मैं आपको इसको चेंज करके दिखाता हूँ। मैं app.vue में गया, मैं इस लाइन को मैं रिमूव करता हूँ और सेव करता हूँ इसको। तो देखें यहाँ पर ये व्यू इस तरीके से नज़र आ रहा है विदाउट bootstrap.min.css, और जब हम इसको इंपोर्ट करते हैं और तब इसका व्यू जो है ये यहाँ पर चेंज हो चुका है, सॉरी। तो ये व्यू यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि हमारा जो इंटीग्रेशन है बूटस्ट्रैप की वो सक्सेसफुली हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की। तो अगर आप जानते हैं या अगर आप नहीं जानते, तो जो हमारे पास व्यू है या व्यू CLI या व्यू JS, जो भी आप कहना चाहें, वो एक कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रेसिव जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। तो इसमें हर चीज़ के लिए हमें कंपोनेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। इसके अलावा एंगुलर भी हमारे पास एक जो है रिएक्टिव कंपोनेंट बेस्ड फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, और रिएक्ट JS भी हमारे पास कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रेसिव जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। तो इसमें भी Vue.js में भी हमें जो भी काम करना है कंपोनेंट्स के थ्रू करना है। और जब हम कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं तो उनको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि हम उसको राउटर के थ्रू इंटीग्रेट करते हैं, तो वो एक एज एन इंडिविजुअल कंपोनेंट लोड होता है, लेकिन उसमें हम मतलब सिंगल कंपोनेंट को डिस्प्ले करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि हम उसको टैग्स के थ्रू इंटीग्रेट करते हैं। अगर कोई ऐसा कंपोनेंट जो हमें हर कंपोनेंट में चाहिए, उसको हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफनली अपने ऐप के कंपोनेंट में इंटीग्रेट कर देते हैं, ताकि उसको हम यूज़ कर सकें हर एक कंपोनेंट के साथ। तो सबसे पहला हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं नेविगेशन बार का। मतलब यहाँ पर मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर यहाँ पर टॉप पर एक नेविगेशन बार ऐड करना चाह रहा हूँ, जिससे आगे फिर हम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे और उनको राउट के थ्रू या व्यू राउटर के थ्रू हम इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने एडिटर में, और यहाँ पर कंपोनेंट्स का जो फोल्डर है उसी को यूज़ करते हैं हम। आप अगर इससे बाहर रखना चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमें कंपोनेंट चाहिए वो है नेव बार, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक फोल्डर बना सकते हैं पार्शल्स का। अगर आप कुछ पार्शल्स फाइल ऐड करना चाहते हैं या इंक्लूड करना चाहते हैं तो पार्शल्स का फोल्डर बना लें, और उसको बल्कि इसको रीनेम करके हम स्मॉल लेटर्स भी रखते हैं ताकि इसको पार्शल्स के अंदर हम यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करेंगे navbar.vue को। तो ये अब हमने navbar.vue को ऐड कर लिया। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हर कंपोनेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है उसका टेम्पलेट, दूसरा पार्ट होता है उसका स्क्रिप्ट, जिसके अंदर यहाँ पर एक जो है वो एक्सपोर्ट की कमांड रन होती है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और ये एक्सपोर्ट करता है जो कुछ भी हम इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे, इसको जहाँ पर हमने इंक्लूड किया वहाँ पर एक्सपोर्ट कर देगा। तो तीसरी जो चीज़ है इसमें वो है स्टाइल। ये जो स्टाइल होता है ये बेसिकली स्कोप्ड स्टाइल होता है। इसको हम स्कोप्ड कहते हैं इसलिए कि ये जो स्टाइल जो भी होगा ये सिर्फ और सिर्फ इस टेम्पलेट के अंदर जो हम कोड लिखेंगे, जो HTML का कोड लिखेंगे, जो टैग्स लिखेंगे, उन्हीं पर सिर्फ अप्लाई होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं नेविगेशन बार को ऐड करता हूँ यूजिंग इंसर्ट स्निपेट कमांड को।
तो मैं F1 प्रेस करूँगा ब्राउज़र से और सॉरी कमांड है अपने विजुअल कोड एडिटर में, और यहाँ पे जाऊँगा मैं इंसर्ट स्निपेट्स में, और यहाँ पे मैं लिखूँगा B4-nav-bar, और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट को क्लिक कर देता हूँ। अब वो पूछ रहा है कि एक्सपेंड करना है कहाँ तक, तो मैं उसको बता देता हूँ कि MD, और उसके बाद हमारे पास नैव बार का नाम हम यहाँ पर ब्रांड नेम क्या देना चाह रहे हैं, व्यू ब्लॉग का नाम देना चाह रहे हैं। फिर इसका लिंक क्या होगा हमारे पास, तो लिंक हमारे पास स्लैश होगा सॉरी। तो उसके बाद बाकी अगर आप कोई चीज़ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके हम आते हैं, तो यहाँ पर हमें फॉर्म जो है सर्च फॉर्म वो नहीं चाहिए, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके अलावा हमें ड्रॉप डाउन भी नहीं चाहिए, बल्कि अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जो है वो व्यू CLI का राउटर लिंक। व्यू JS के अंदर हमारे पास जब हम व्यू राउटर को इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जिस तरीके से ये राउटर व्यू है, इसी तरीके से हमारे पास एक राउटर लिंक की भी कमांड है, मतलब पैकेज है, या आप कह लो शॉर्ट कोड है। तो राउटर लिंक, और इसके बाद हम यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं कि इसको हमने टैग कौन सा यूज़ करना है। तो LI, तो ऑटोमेटिकली ये राउटर लिंक इसको LI टैग में कन्वर्ट कर देगा। क्लास आप ऐसे ही दे सकते हैं, और यहाँ पर आप यहाँ पे एक और इसका टैग है एक्टिव क्लास इज़ इक्वल टू। तो यहाँ पर आप जो भी क्लास देंगे वो जब ये लिंक आप एक्टिव करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लास इस पर अप्लाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसको राउटर लिंक कर देते हैं। तो इसके बाद इसमें भी हम लिख देते हैं, अगर इसमें लिखना चाहें, इसमें हमारे पास ये चूँकि होम है और ये हमारे पास लिंक बन रहा है, होम का लिंक बन रहा है, स्लैश होम इसको कहते हैं, और ये जो लिंक है हमारे पास ये होगा अबाउट का, अबाउट अस का, और ये ओपन करेगा स्लैश अबाउट को। और ये हम href जो है इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर अपने LI में, और यहाँ पर हम लिखेंगे इसको टू के साथ। टू को दो तरीकों से यूज़ किया जा सकता है, एक वी बाइंड के थ्रू भी हम कर सकते हैं, और एक सिंपल टू भी लिख के कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली इसको अबाउट अस के लिंक पे शो करेगा। तो मैं इसको एक दफ़ा कॉपी और करता हूँ, फिर एक और दफ़ा मैं इसको कॉपी करता हूँ, ताकि यहाँ पर ये जो है हमारे पास है कॉन्टैक्ट अस का पेज हो जाएगा, और ये हमारे पास ओवर ब्लॉग का। तो यहाँ पर ये अबाउट अस की जगह कॉन्टैक्ट हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा ब्लॉग का। तो यहाँ पर ओवर ब्लॉग, बाकी इसमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सेम रहेगा। टू भी हमने, अब यहाँ पर एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि हम नेम राउट के अलावा डायनामिक राउट्स भी दे सकते हैं, जिसमें हमें मतलब कोई आईडी, डायनामिक आईडी ऊपर ब्राउज़र URL में पास करते हैं, तो उसको कैसे हम फेच कर सकते हैं, कैसे हम उसका लिंक बना सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन वो चूँकि हमने इस ब्लॉक के अंदर ऐड करना है, तो इसलिए यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा इंटरफेस क्रिएट हो चुका है। एक चीज़ और यहाँ से हमें रिमूव करनी है। चलिए, रिमूव करने से पहले इस नैव बार को हम एम्बेड करते हैं अपने ऐप.व्यू में, ताकि ये एक्सेसिबल हो थ्रू आउट हमारे प्रोजेक्ट के। तो इसको हम टेम्पलेट में ऐप के अंदर इंजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक मार्जिन टॉप है, इसको हमें ख़त्म करना होगा ताकि वो पूरा ऊपर बार पे सही नज़र आए। तो इसको ऐड करने का तरीका कि जो आपका स्क्रिप्ट का टैग है उसके अंदर आप यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और उसको एक नाम देंगे, जैसे मैं नैव बार दे देता हूँ फ्रॉम। अब फ्रॉम में यहाँ पर जो सिंगल कोट्स में अब हमें पाथ लिखना होगा एग्जैक्टली। तो यहाँ पर @components/partials/navbar, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। और फिर इसको ऐड करने का तरीका है, यहाँ पे हम लिखेंगे कंपोनेंट्स कॉलन, और यहाँ पर अब हम इसको नैव बार लिख देंगे। कंपोनेंट लिखेंगे तो एक, अगर हम यहाँ पे सिर्फ एक ही करना चाह रहे हैं तो कंपोनेंट करके हम इसको सिंपली नैव बार कर देंगे। तो ये हमारा कंपोनेंट ऐड हो गया यहाँ पर। अब हम इसको इमेज के ऊपर ऐड करना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नैव डैश बार। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने नैव डैश बार क्यों लिखा है, क्योंकि मेरा जो नेम है इसका वो नैव है, नैव का N कैपिटल है और बार का B कैपिटल है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा नैव बार, और इसको नैव बार इस तरीके से कर दूंगा, और यहाँ पर फिर मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं तो ये यहाँ पर ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जब ये प्रोजेक्ट कंपाइल होकर रन होगा तो यहाँ पर हमारे पास नैव बार इंपोर्ट हो गया, पार्शियल नैव बार आ गया, और कंपोनेंट नैव बार, ठीक है। और नैव बार हमने यहाँ पर भी ऐड कर दिया। लेट्स सी कि ये डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर कंसोल में चेक करते हैं एरर तो नहीं है। तो ये कह रहा है अननोन एलिमेंट नैव बार। नैव बार को ये अननोन कह रहा है कि ये जो नैव बार हमने ऐड किया है ये अननोन है। तो देखते हैं व्यू में यहाँ पर कुछ भी लोड नहीं है, तो इसको हम करते हैं उसी तरीके से कि इसको नैव बार ऐसे कर लेते हैं, फिर बल्कि इसको नैव बार रहने देते हैं।
तो यहाँ पर कंपोनेंट्स कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से ऐड कर देते हैं एक ऑब्जेक्ट की सूरत में। तो यहाँ पर अब हमारा एरर ख़त्म हो गया और यहाँ पर कुछ एरर आपको नज़र आ रहे होंगे, डेफिनेटली ये एरर कुछ नज़र आ रहे हैं आपको। तो राउटर लिंक फाउंड, लेकिन हमने उसको क्रिएट नहीं किया, तो वो सारा हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है HTML टैग बना सकते हैं। देखें अब हमने टैग बना लिया और कंपोनेंट्स के जरिए हमने इसको ऐड कर लिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं और उनको हम अपने जो हमारे पास राउटर है index.js, इसके अंदर इन सबको इंपोर्ट करेंगे जिस तरीके से हमने हेलो वर्ल्ड को इंपोर्ट किया हुआ है। अब हमें हेलो वर्ल्ड की तो खैर ज़रूरत नहीं है, हम इसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन जो हमने ऐड करने हैं कंपोनेंट्स, उसके लिए हम यहाँ पर कंपोनेंट्स का एक और कंपोनेंट्स में फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे पेजेस के नाम से। मतलब यहाँ पर हमारे सारे स्टैटिक पेजेस होंगे जो कि जैसे अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है। तो यहाँ पर न्यू फाइल में हम देते हैं अबाउट डॉट सॉरी मेक श्योर कीजिए कि आप पहला लेटर कैपिटल रखें, अबाउट डॉट व्यू न्यू फाइल, उसके बाद अबाउट कॉन्टैक्ट डॉट व्यू, फिर हम यहीं पे पेजेस में ब्लॉग का पेज भी ऐड कर देते हैं, न्यू फाइल ब्लॉग डॉट व्यू। अब मैंने जैसे कहा था कि हर एक जो हमारा कंपोनेंट होता है, मैं यहाँ पर इनको क्लोज करूँ सबको, तो हर कंपोनेंट के 3 पार्ट्स हैं। तो चलिए इनको ऐड करते हैं, टेम्पलेट को, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट को, और फिर उसके बाद स्टाइल को। और स्क्रिप्ट के अंदर हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर हम इसको स्पेलिंग गलत हैं डिफ़ॉल्ट के, और ये अब हमारा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐड हो चुका है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ब्लॉग के अंदर भी इसको पेस्ट कर देता हूँ और कॉन्टैक्ट के अंदर भी इसको पेस्ट कर देता हूँ, ताकि हमारे जो एरर आ रहा था पहले वो ख़त्म हो जाए। अब ये हमारे पास एरर जो आप देख सकते हैं कि ख़त्म हो चुका है। इसको अगर मैं रीलोड करता हूँ तो ये अभी भी कुछ एरर हैं। चलिए हाँ सॉरी, हमने अभी इनको राउट्स में ऐड नहीं किया ना। तो उसके अलावा हम यहाँ पे एक और काम करते हैं, जो हमने टेस्टिंग के लिए ऐड किया था main.js में डॉलर्स हैं, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। आपने जो भी आप jQuery ऐड करनी है वो index.html फाइल में आप jQuery यहाँ पे बॉडी के बाद कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो रेंडर हो जाएगी। तो यहाँ पर पेजेस में हमने पेजेस ऐड कर लिए। अब इनको हम ऐड करते हैं अपने राउटर फोल्डर के अंदर index.js के अंदर। तो स्लैश का जो पाथ है, बल्कि हमें यहाँ पर एक और पेज क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू होम डॉट व्यू। तो इसके अंदर भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ टेम्पलेट, डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट है। और उसके बाद यहाँ पर मैं जाऊँगा index.js में जो राउटर के फोल्डर में है, और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा पेजेस स्लैश होम, और यहाँ पर लिखूँगा मैं होम। तो यहाँ पर ये हमारे पास कंपोनेंट आ जाएगा होम का, और हेलो वर्ल्ड की जगह हमारे पास ये नेम जो भी देना चाहें इसको हम होम नेम दे देते हैं। तो ये अब हमारा रूट पाथ हो जाएगा। इसके अलावा हम इसको इसी को यूज़ करते हैं और इसको एज अ होम भी ऐड कर लेते हैं, एज अ होम पेज, ऐसे भी हम इसको ऐड कर लेते हैं दोनों तरीक़ों से। फिर हम इधर ऐड करेंगे अबाउट, और इसके लिए नेम हम देंगे अबाउट का, और यहाँ पे कंपोनेंट देंगे अबाउट। और इस अबाउट को इंपोर्ट करने के लिए मैं इसको कॉपी करूँगा और पेस्ट कर देता हूँ 3 दफ़ा। होम है, इसके बाद अबाउट है, और यहाँ पे भी मैं अबाउट लिख दूँगा, और यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट है, और यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट लिख दूँगा, और यहाँ पर ब्लॉग है, और यहाँ पर भी पेजेस के अंदर ब्लॉग है। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया अपने कंपोनेंट्स इजीली। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, और अबाउट के बाद कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के बाद ब्लॉग, और ये हमने क्विकली ऐड कर लिए। तो अबाउट यहाँ तक है, इसके बाद ये कॉन्टैक्ट है, इसका नेम जो है वो नेम राउट जो है वो कॉन्टैक्ट है, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट। फिर इसके बाद ये ब्लॉग है, राउट जो है ब्लॉग का है, और ये ब्लॉग है, और यहाँ पर भी हमारे पास ब्लॉग है। अब हम इसको सेव करते हैं। तो अब हमारा जो एरर्स हैं वो ख़त्म हो चुके होंगे। रिफ़्रेश होकर जब लोड होगा तो यहाँ पर वो कह रहा है कि नैव बार एट सोर्स ऐप डॉट व्यू मिसिंग प्रॉप्स 2। अच्छा, यहाँ पर प्रॉपर्टी टू जो है वो मिसिंग है, कहीं पे हमने मिस कर दिया प्रॉपर्टी 2 को। तो नैव बार में चलते हैं हम, जो हमने पार्शल में क्रिएट किया, तो यहाँ पर कहीं पे हमने 2 को मिस कर दिया है। 2 इज़ इक्वल टू ब्लॉग, ठीक है। रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी 2 राउटर लिंक टैग एक्टिव क्लास 2 कॉन्टैक्ट 2 ब्लॉग, और यहाँ पर जी यहाँ पर हमने मिस कर दिया था। तो यहाँ पर 2 होम कर देते हैं इसको, या स्लैश कर देते हैं इसको। तो अब हम देखते हैं इसको रीलोड करके। तो आई थिंक अब जो है वो हमारा एरर ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों,
हमारे एरर्स ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ पर हमारे जो लिंक्स हैं वो काम कर रहे हैं सक्सेसफुली। डाटा हमने अभी चूँकि कोई भी ऐड नहीं किया तो वो हम जो है इसी वजह से यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो कुछ दोस्तों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि यहाँ पर जो हमारे पास हमने लिंक्स बनाए हैं, यहाँ पर एक हैशटैग आपको नज़र आ रहा होगा, ये हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि जो आपके पास यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, नैव बार व्यू जो हमने क्रिएट किया है, सॉरी इन राउटर है, उसमें यहाँ पर हम एक पैरामीटर देते हैं मोड हिस्ट्री। जब हम इसको मोड हिस्ट्री देते हैं तो उसके बाद जब हम इसको सेव करके लोड करेंगे अब, तो अब हमारा जो राउट है वो यहाँ से ख़त्म हो चुका है, हैशटैग जो है वो ख़त्म हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, हैशटैग जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन जहन में रखिएगा दोस्तों कि ये प्रोजेक्ट अगर आप अपाची सर्वर पे लोड करेंगे, जहाँ पर आपका अपाची सर्वर और PHP रन हो रहा होगा, वहाँ पर ये आपको करेगा प्रॉब्लम, क्योंकि अपाची जो PHP है उसमें जब भी आप /blog route डिफ़ाइन करते हैं तो वो इसका फ़ोल्डर फाइंड करता है और उस फोल्डर्स के अंदर index.php या index.html फाइंड करने की कोशिश करता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर यहाँ पर हैश नहीं होगा इस तरीके से तो यहाँ पर आपको हो सकती है प्रॉब्लम भी। तो इसलिए मेक श्योर कीजिए कि आपको ये चाहिए या नहीं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मोड हिस्ट्री को यहाँ से ख़त्म कर दीजिए, तो वो यहाँ पर दोबारा से हैशटैग आ जाएगा। अगर मोड हिस्ट्री रखेंगे यहाँ पर तो ये हैशटैग ख़त्म हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर ना अपने जो व्यू कंपोनेंट्स हमने क्रिएट किए उनमें कुछ डमी डाटा एंटर करते हैं और देखते हैं कैसे हम स्क्रिप्ट के थ्रू डाटा उसमें टेम्पलेट में ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से हम स्टैटिक डाटा ऐड करते हैं। तो स्टैटिक मेक श्योर कीजिए कि टेम्पलेट टैग्स के अंदर एक डिव हो जिसके अंदर आपने सारा रैप करना है कोड को। मतलब यहाँ पर एक डिव होगी जिसकी आईडी आप सपोज करिए अबाउट दे देते हैं यहाँ पर। अब जितने भी कंटेंट होंगे हम इस डिव आईडी अबाउट के अंदर ऐड करेंगे। सपोज यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ H2 में कुछ टाइटल डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ जो कि आए यहाँ से स्क्रिप्ट से, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक ऐड करना पड़ता है डाटा टाइप, डाटा फंक्शन। और डाटा फंक्शन हमें रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। सपोज यहाँ पर मैं एक टाइटल वेरिएबल ले लेता हूँ, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ वेलकम टू अबाउट अस पेज, और यहाँ पर बॉडी में मैं कुछ डमी डाटा ऐड कर देता हूँ लॉरेम एप्सम से। तो यहाँ पर मैं अगेन F1 प्रेस करूँगा और यहाँ पे सॉरी इंसर्ट स्निपेट नहीं करना हमने, बल्कि F1 प्रेस करके लोरम फिकर लोरम से मैं डाटा कुछ उठाऊंगा और यहाँ से मैं एक सेंटेंस उठा लेता हूँ या एक पैराग्राफ। तो ये मैंने एक डमी पैराग्राफ यहाँ पे ऐड करके इसको सेव कर दिया। ये हमारे पास अबाउट का सेक्शन क्रिएट हो गया। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट के फॉर्म में आप यहाँ पर हमारा फॉर्म ऐड कर सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म। तो डिव आईडी आप दे सकते हैं इसको कॉन्टैक्ट, और फिर यहाँ पर मैं जाता हूँ getbootstrap.com पे और यहाँ से एक छोटा सा फॉर्म उठा लेते हैं कोई सा भी। तो यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड पे मैं क्लिक करूँगा। गेटिंग स्टार्टेड से मैं यहाँ कंपोनेंट्स में जाता हूँ, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा यहाँ पर फॉर्म्स मिल जाएंगे और फॉर्म्स में मैं कोई सा भी एक फॉर्म जो है वो उठा लेता हूँ यहाँ से। तो सपोज़ मैं ये वाला फॉर्म उठा लेता हूँ जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड है। मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा वापस और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। अब हम एक और काम करते हैं कि हम जो है ना वो अपना जो हमारा इंडेक्स है ना, यहाँ पर एक चीज़ चेंज करते हैं। हम यहाँ पर इंडेक्स को डॉट कंटेनर और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं डॉट रो, और इसके अंदर डॉट कॉल MD10 ऐड कर देते हैं और डॉट ऑफ सेट MD1 ऐड कर देते हैं, और इसके अंदर हम ये रख देते हैं अपने ऐप का। तो इससे हमें ये होगा कि हमने जो ऐड किया है नैव बार वो भी आ जाएगा उसके अंदर हमारे मैं दिखा देता हूँ आपको। तो अब हमारा ये जो फॉर्म है ये देख सकते हैं आप, एक इसके अंदर आ गया है एक कंटेनर के अंदर। और यहाँ पर हमने चूँकि फॉर्म हमारा जो साइज़ है इसका छोटा है, ब्राउज़र का हमने थोड़ा रीसाइज़ किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंडेक्स में कॉल MD_SM10 कर देता हूँ 8, और यहाँ पर ऑफ MD_SM2 कर देता हूँ। इसको SM कर देते हैं। सेव किया, इसको रीलोड किया पेज को। तो अब आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ हमारा जो ये अपना कंटेनर है, ये हमारा जो ऊपर हमने ऐड किया है नेविगेशन बार वो यहाँ पर कंटेनर के अंदर आ गया, बल्कि हमारा फॉर्म भी कंटेनर के अंदर आ गया। तो इस तरीके से आप जो भी चीज़ डिज़ाइन करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन सपोज़ अगर आप नैव बार को हटाना चाह रहे हैं इसके अंदर से कि वो इसमें ना शामिल हो, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा जो नैव बार है जिसको हमने ऐड किया अपने app.view में यहाँ पर ऐड किया, इसको हमें पहली चीज़ तो यह है कि इसमें हमें फिर कंटेनर ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर
टेम्पलेट के अंदर कंटेनर यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से ख़त्म करता हूँ इंडेक्स से, यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पर अब हमारा वापस रीसेट हो जाएगा जिस तरीके से पहले था। ये हो गया। अब हम यहाँ पर जो हमारा ऐप डॉट व्यू है इसको हम कर देते हैं ऐप के अंदर यहाँ पर डॉट कंटेनर डॉट रो और कॉल sm8 डॉट ऑफसेट sm-2। तो यहाँ पर अब हम इसको उठा के अपना नैव बार को उठा के ऊपर रखेंगे। नैव बार को यहाँ से उठा के हम इसको बाहर रखते हैं इधर, ताकि ये पूरे फुल विड्थ नैव बार हो और जो दूसरा हमारे पास ये फॉर्म हो ये छोटा हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि फॉर्म हमारे पास छोटा हो चुका है और जो है हमारे पास नैव बार है वो फुल विड्थ हो चुकी है तमाम पेजेस पे। आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस ओवर ब्लॉग। तो इस तरीके से अब हमने इसको डिज़ाइन कर लिया। ब्लॉग, अभी हम ब्लॉग पे भी काम करेंगे। तो यहाँ से हमने डाटा कुछ ऐड किया था, ये रिटर्न किया था हमने, आप देख सकते हैं रिटर्न किया था डाटा यहाँ से कुछ। तो अब हम इस डाटा को ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो इसको ऐड करने का तरीका ये H2 में अब हम टाइटल लिख सकते हैं और P टैग यूज़ करते हुए यहाँ पर बॉडी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया अबाउट का सॉरी अबाउट का पेज भी क्रिएट हो गया। तो अब ये हमारे पास अबाउट का पेज, ये हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का, इसमें आप फॉर्म को में जो भी चीज़ ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ब्लॉग। अब इस ब्लॉग में हम यहाँ पर पोस्ट के टाइटल और उसके ऐड करना चाह रहे हैं लेआउट। तो लेआउट के लिए मैं अगेन बूटस्ट्रैप पे जाऊँगा, getbootstrap.com पे, और वहाँ से एग्जाम्पल्स पे जाऊँगा। एग्जाम्पल में यहाँ पर ये ब्लॉग की एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ये वाली। इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से, लेकिन चूंकि यहाँ से मुझे टाइम लग जाएगा तो इसके लिए मैं एक और सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ जो कि पेड सॉफ्टवेयर है, और लेकिन उसका ट्रायल वर्जन pinepro.com पर अवेलेबल है। तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा रीसाइज कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें मुझे आसानी हो जाती है डाटा को कॉपी करने में, फेच करने में। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा, बूटस्ट्रैप 4 चूँकि हमने ऐड किया वो करूँगा, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा इस टेम्पलेट को। ये देख सकते हैं ये टेम्पलेट आ गया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मुझे ये पोर्शन चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस कॉलम से आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ से मैं रो से इसको कॉपी कर लूँगा, राइट क्लिक करूँगा, कॉपी कोड करूँगा और वापस अपने व्यू में जाऊँगा यहाँ पर, सॉरी विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पर मैं जाऊँगा ब्लॉग व्यू पे, और यहाँ पर इसको मैं टेम्पलेट के अंदर पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर ये मैंने इसको कर दिया पेस्ट। और अब ये पेज जब रीलोड होगा तो अब देख सकते हैं कि हमारे पास ये इस तरीके से कुछ नजर आएगा। तो साइज़ इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इसको बहुत छोटा कर दिया है। ऐप डॉट व्यू में जाके इसको मैं 10 कर देता हूँ साइज़ इसका, और इसका 1 कर देता हूँ ऑफसेट। तो अब ये थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो ये इसमें अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस टेम्पलेट के अंदर यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर एक CSS फाइल भी होती है जो हमें ऐड करना है। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, व्यू पेज सोर्स करूँगा, और यहाँ से blog.css फाइल है ये हमें चाहिए। इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद विजुअल स्टूडियो कोड में वापस आऊँगा, और blog.view के अंदर ये जो हमारे पास blog.view है, इसके अंदर जो हमने स्टाइल टैग ऐड किया है इसके अंदर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। तो अब ये स्टाइलिंग सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग के लिए हमने कर दी है। तो अब जब पेज को रिफ्रेश किया हमने तो देख सकते हैं आप हमारे पास हेडिंग्स जो हैं वो प्रॉपर्ली हो चुकी हैं, स्टाइलिंग भी हमारी इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो ये अबाउट यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर भी अबाउट को सपोज ऐड करना चाह रहे हैं साइड बार पे, कि वो हर साइड बार पे या इस साइड बार पे, अभी जो हमने साइड बार ऐड किया वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग के लिए है, वो किसी और पे नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पर अगर हम इस जगह पे अपना अबाउट वाला ऐड करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसका टैग कॉपी करना होगा। तो टैग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर स्क्रिप्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट से ऊपर लिखेंगे इंपोर्ट अबाउट फ्रॉम डॉट स्लैश, क्योंकि अब हम उसी पेजेस वाले फोल्डर में ही है तो डॉट स्लैश लिखेंगे अबाउट। तो ये अबाउट व्यू को लोड कर लेगा, और यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा था होम में, सॉरी नहीं होम में नहीं, हेलो सॉरी ऐप में, ये जिस तरीके से हमने ये स्टाइल नेम और उसका वो कंपोनेंट्स ऐड किए हैं, सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम दे देते हैं कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स में दे देंगे हम इसको अबाउट। और अब हम यहाँ पर ऊपर कंपोनेंट में जहाँ पर हमने अबाउट सेक्शन ऐड करना है, ये वाला हमारे पास अबाउट सेक्शन है। तो यहाँ पर अब हम अबाउट इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये देख सकते हैं तो ये अबाउट अस पेज पे आ गया, और वही हमारा डाटा अबाउट अस वाला यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से हम टैग बना के उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये हमने कॉन्टैक्ट अस पेज को अब जिस तरह भी आप डिज़ाइन करना चाहें डिज़ाइन कर सकते हैं। जो इनपुट बॉक्सेज उनको वी मॉडल के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि डाटा उसका फेच करके हम जो भी प्रोसेस करना चाहें कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरी जो वीडियो सीरीज़ है
व्यू जेएस की, वो देख सकते हैं कि उसमें कैसे हम वी मॉडल को यूज़ करते हैं, और सेम उसी चीज़ को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं क्विकली इस क्रैश कोर्स को ख़त्म करना चाह रहा हूँ ताकि ज़्यादा लेंथी ना हो, तो आप वो खुद ही कर लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं ब्लॉग डॉट व्यू के अंदर डाटा फेच करूँगा जेसन प्लेस होल्डर से। हमारे पास एक एपीआई ऑनलाइन फ्री एपीआई है जिसको हम कॉल करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ हमारे पास पोस्ट हैं, कमेंट्स हैं, एल्बम्स हैं, फोटोज़ हैं, टू डूज हैं, यूजर्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें जेसन में हमारे पास 100 पोस्ट्स आती हैं। अब मैं इन 100 पोस्ट्स को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ अपने इस ब्लॉग में, जो हमने अभी क्रिएट किया है ब्लॉग, डायनामिक डाटा उसमें मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। ये जो डाटा ये स्टैटिक है सारा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ से जो हमारे पास एक्स्ट्रा पोस्ट्स हैं वो ख़त्म करनी होगी। तो ये एक ब्लॉग पोस्ट है, एक ये ब्लॉग पोस्ट है, एक ये ब्लॉग पोस्ट है, और ये हमारे पास, इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और इसके अलावा पेजिनेशन ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब हमारे पास एक ही पोस्ट बची है। तो अब इस पोस्ट को हम यूज़ करेंगे डाटा को फेच करने के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे स्क्रिप्ट टैग में। स्क्रिप्ट टैग में अब यहाँ पर हमें एक ना सिर्फ डाटा प्रॉपर्टी, मतलब डाटा प्रॉपर्टी चाहिए यहाँ पर, जिसमें हम रिटर्न करेंगे पोस्ट। ठीक है, ये हमारे पास एरे ऑफ पोस्ट होगा, मल्टीपल पोस्ट होंगी। अब इसके लिए हमें मेथड्स डिफरेंट, व्यू जेएस के अंदर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स, एक मेथड्स की ऑब्जेक्ट है, एक मेथड्स का, और इसके अलावा एक माउंटेड का हमारे पास ऑब्जेक्ट है। हम माउंटेड वाला यूज़ करेंगे मेथड। और माउंटेड ये होता है कि जैसे ही ये अपना माउंट होगा ये कंपोनेंट, मतलब लोड होगा ब्राउजर में वर्चुअल डॉम के बाद, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। और इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन में हम लिखेंगे कि फेच। फेच एक एपीआई है जिसका मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर मुझे अब यूआरएल चाहिए, तो ये यूआरएल है, इसको मैं कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो हमारे पास देन मैं यहाँ पे लिखूंगा देन रिस्पॉन्स, जो भी आता है उस रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पर ES6 यूज़ कर रहा हूँ, तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट कर दो। देन उस जेसन को हम असाइन करेंगे, जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हम दिस डॉट पोस्ट को असाइन कर देंगे रिजल्ट। और उसके बाद यहाँ पे हम एक कैच पे एरर लगा देते हैं कि अगर कोई कंसोल में कोई एरर वगैरह हो तो वो डिस्प्ले कर दे। तो सिंपली हमने इतना करना है। अब ये हमारा पोस्ट वाला जो वेरिएबल है ये यूज़ हम कर सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये जो कोड है। तो यहाँ से मैं पी टैग का एम्प्टी कर देता हूँ, यहाँ से ये सब हेडिंग सेटिंग सारी मैं यहाँ से स्टाइलिंग वगैरह इसकी यहाँ तक मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो अब हमें टाइटल चाहिए, तो टाइटल के लिए यहाँ पे लूप एक लगाना होगा, क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 100 रिकॉर्ड्स ये देख सकते हैं आप आ रहे हैं। तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। तो वी फॉर, और यहाँ पे हम लिखेंगे वी फॉर इज इक्वल टू डबल कोर्स, और यहाँ पर अब हम लिखेंगे पोस्ट कामा इंडेक्स, और यहाँ पे इन पोस्ट, और इसके बाद वी बाइंड कर देंगे इसको, ये की को ज़रूर बाइंड करना होता है हमें, और इज इक्वल टू इंडेक्स, ये हम लिखेंगे, और यहाँ पर हम इंडेक्स लिख देते हैं। तो अब हमारा ये, अगर मैं वी बाइंड इंडेक्स नहीं करता तो टीएस लिंट जो है हमें एक एरर देता है, ईएस लिंट जो है हमें एक एरर देता है। वो एरर हम इसी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं कि यहाँ पर इंडेक्स और पोस्ट दोनों को फेच करके यहाँ पर बाइंड कर दें की के साथ इंडेक्स को। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं पोस्ट डॉट टाइटल, इस तरीके से ये डायरेक्टिव है, ये इंटरपोलेशन एलिमेंट है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर पी में हम यहाँ पर पोस्ट डॉट बॉडी को डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके साथ चूंकि डेट वगैरह नहीं आ रही तो इसलिए हम डेट वगैरह भी डिस्प्ले नहीं करवा सकते। तो एनीवेज हमारा जो ब्लॉग है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी 100 पोस्ट जो हैं वो ये फैच हो गई हैं। तो अब हम इन 100 पोस्ट को लिंक करेंगे सिंगल पोस्ट से, मतलब यहाँ पर अब हम एक पेज बनाएंगे सिंगल पोस्ट का, न्यू सिंगल पोस्ट डॉट व्यू। अब इस सिंगल पोस्ट में हमारी एक पोस्ट डिस्प्ले होगी, तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक राउट डिफाइन करना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं सिंगल ब्लॉक के नाम से, फ्रॉम @ कंपोनेंट्स स्लैश पेजेस स्लैश सिंगल पोस्ट, और या सिंगल पोस्ट, इसको भी सिंगल पोस्ट ही कह लेते हैं। फिर हम यहाँ पर अब एक डायनामिक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ये राउट होगा, डायनामिक राउट सॉरी होगा, इसका पाथ होगा स्लैश ब्लॉग स्लैश ID, और इसका नेम होगा सिंगल पोस्ट, और इसका कंपोनेंट जो यूज़ होगा इसमें वो होगा सिंगल पोस्ट। तो ये हमारे पास अब सिंगल पोस्ट के लिए राउट बन चुका है। तो इस राउट को हम यूज़ करेंगे अपने ब्लॉग में।
तो मतलब ब्लॉग डॉट व्यू में इस जगह पे हम इसको यूज़ करेंगे इस राउट को। तो कैसे यूज़ करेंगे इसको? इसके लिए हमें यहाँ पर ये जो हमने h2 टैग लगाया इसके अंदर यहाँ पर राउटर लिंक को यूज़ करेंगे, राउटर लिंक को, और इसको अब इस राउटर लिंक के अंदर हम ए टैग के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ए, और इसके अंदर इस तरह पेस्ट कर देते हैं। अब राउटर लिंक में हमें कुछ चीज़ें ऐड करना होगी। यहाँ पर पहली चीज़ हम ऐड करेंगे इसमें टू, और टू को ऐसे ऐड करेंगे, बाइंड करेंगे हम, और डबल कोट्स यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पर हम देंगे इसको नेम राउट कौन सा होगा हमारे पास, नेम राउट जो है वो है सिंगल पोस्ट, और कॉमा देके यहाँ पर अब हम देंगे इसको पैराम्स, और पैराम्स जो है वो हमारे पास हैं पोस्ट डॉट आई डी। इस तरीके से हम राउटर लिंक को यहाँ पर लिंक कर देंगे। यहाँ पर कह रहा है कि एट्रीब्यूट वैल्यू राउटर लिंक, और उसके बाद टू को वी बाइंड टू को हमने इसके साथ लिंक कर दिया, और अब हम इसको राउटर लिंक को यहाँ पर पोस्ट डॉट आई डी इक्वल टू पोस्ट डॉट आई डी से इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर वो कह रहा है, यहाँ पर ये डॉट टू जो है इसकी प्रॉब्लम आ रही है राउटर लिंक के साथ। अभी चेक करते हैं इसको। तो ये हमारे पास ए टैग, और सॉरी इसमें टैग देना पड़ेगा इसको हमें, टैग एक प्रॉपर्टी है एल आई, ये देनी होगी। तो यहाँ पर अब हमारे पास टाइटल पोस्ट डॉट टाइटल नहीं आया, राउटर लिंक, अच्छा यहाँ पर चूंकि हमने h2 टैग यूज़ किया तो हमें यहाँ पर राउटर सॉरी, तो यहाँ पर ये ठीक है h2, और टैग li नहीं है ये टैग, ओ सॉरी हम इसको यूज़ करते हैं इस तरीके से, सॉरी मुझे समझ लगा कि क्या मिस्टेक है, कि यहाँ पर अब हम इसको h2 करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास टू का जो है वो यहाँ पर हम टारगेट करेंगे, इसको बाइंड करेंगे इस ऑब्जेक्ट के साथ। तो नेम इज इक्वल टू सिंगल पोस्ट, और प्रैम्स इज इक्वल टू हम यहाँ पर देंगे पोस्ट डॉट आई डी, पोस्ट डॉट इंडेक्स भी दे सकते हैं, तो पोस्ट डॉट आई डी देंगे। और इसको मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर गूगल पर इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि T2 जो है वो बाइंड नहीं कर रहा, रिक्वायर एट्रीब्यूट वैल्यू। तो इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आई थिंक मैं मिस कर गया हूँ राउटर लिंक का। तो ये है हमारे पास पाथ है, हाँ पाथ, यहाँ पे पाथ भी आप दे सकते हैं यहाँ पर, और उसके अलावा आप यहाँ पर इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। मुझे जो चाहिए वो है इसका पाथ के साथ है ये वाला, हाँ ये हमारे पास है नेम, और यूज़र है, प्रैम्स में हम दे रहे हैं प्रैम्स है, सॉरी प्रैम्स है, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, फिर चेंज कर लेते हैं। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और नेम जो है वो है सिंगल पोस्ट, और प्रैम्स में हमारे पास आईडी है जो कि आ रही है हमारे पास पोस्ट डॉट आई डी से। तो ये हमारे पास अब राउट से क्रिएट हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास हर एक पे जब भी हम क्लिक करते हैं तो उसके पीछे में उसकी आईडी भी नज़र आ रही है। अब हम इस आईडी को एक्सेस करेंगे, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें लेके जाएगा किस पे, blog/2 पे। तो blog/2 पे हमने जो लगाया हुआ है वो पाथ है, blog/id पे हमने सिंगल पोस्ट वाला व्यू लोड किया, तो ये हमारे पास सिंगल पोस्ट वाला व्यू है। तो इसको भी हम ब्लॉग से सारा कॉपी कर लेते हैं और इसको सिंगल पोस्ट में पेस्ट कर देते हैं। सेम स्टाइलिंग भी आ जाए तो खैर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ रिमूव क्या करना होगा, यहाँ से हमें ये लिंक्स रिमूव करने हैं, ये नेविगेशन लिंक्स ये नहीं हमें चाहिए क्योंकि सिंगल पोस्ट में है। अगर आप रखना चाह रहे हैं तो आप रख सकते हैं, और अगर आप इस कंपोनेंट असाइड वाले कंपोनेंट को एक एज ऐड करना चाह रही है सेपरेट कंपोनेंट, तो आप इसको यहाँ से कट करके पार्शल्स के अंदर यहाँ से इसको मैं कट करता हूँ, और यहाँ पे असाइड के नाम से मैं यहाँ पर एक टैग बना दूंगा ब्लॉग असाइड इस तरह का। तो इसको कैसे क्रिएट करना है कि यहाँ पर मैं पार्शल्स में एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और इसका नाम रखूँगा ब्लॉग असाइड, और इसके अंदर हमारे पास इसी तरीके से टेम्पलेट, और उस टेम्पलेट के अंदर ये सारा कोड आ जाएगा। फिर स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट
एक्सपोर्ट्स डिफ़ॉल्ट, स्पेलिंग गलत है क्या, टेम्पलेट, और सॉरी मैंने इसका नेम नहीं सही रखा, डॉट व्यू लिखना मैं भूल गया था। तो अब ये ठीक हो गया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। फिर इसके बाद का यहाँ पे स्टाइल जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं इसकी स्टाइलिंग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इसको उधर से कॉपी करके। तो ये अब हमारे पास टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है। सिंपली इसमें कोई चीज़ भी रिटर्न आप अगर करना चाह रहे हैं जैसे लिंक्स वगैरह, तो वो यहाँ आप स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको क्विकली सिंगल पोस्ट में यहाँ पर ऐड कर दिया बिलॉग असाइड। अब यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट बिलॉग असाइड फ्रॉम डॉट स्लैश, अब ये जो है ये एक स्टेप ऊपर है, तो डॉट डॉट स्लैश पार्शल्स स्लैश हमारे पास बिलॉग असाइड है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको यहाँ पर कॉमा दे के बिलॉग असाइड को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको अपने जो ब्लॉग वाला व्यू है उसमें भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम इस साइड को ख़त्म कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको ख़त्म कर देते हैं, और ब्लॉग साइड के नाम से मैं इसको ऐड करता हूँ। और इसी तरीके से इंपोर्ट ब्लॉग साइड फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश पार्शल स्लैश ब्लॉग साइड, और यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं ब्लॉग साइड के नाम से, और ब्लॉग साइड यहाँ पर। अब इसको मैं रीलोड करके चेक करता हूँ कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो वापस आ गया। अब यहाँ पर साइड पे अब एक और इशू जो आया है वो ये है कि जो हमारे पास ब्लॉग साइड है उसमें हमने एक टैग ऐड किया अबाउट का, ठीक है। तो दोस्तों इसको फिर हमें यहाँ पर ऐड करना होगा, इस स्क्रिप्ट में यहाँ पर इम्पोर्ट करना होगा, और इसका नाम है, क्या नाम हमने रखा है इसका, अबाउट फ्रॉम, और यहाँ पर अब ये पार्शल्स में हो तो डॉट डॉट स्लैश पेजेस स्लैश अबाउट, और इधर हम जो है कंपोनेंट्स अबाउट कर देंगे। तो ये हमारा कंपोनेंट भी यहाँ पर दोबारा से ऐड हो जाएगा, ये देख सकते हैं। तो इसकी स्टाइलिंग जो है वो हमारी, चूँकि ब्लॉग साइड की स्टाइलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, वो इसलिए कि यहाँ से हमें पोर्शन फाइंड करना पड़ेगा, ब्लॉग टाइटल, ब्लॉग पेजिनेशन और ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग फुटर, और यहाँ पर हमारे पास ब्लॉग साइड, ये हमारे पास स्टाइल है हेडर का, लोगो का। तो ये कुछ पेजिनेशन की स्टाइलिंग है, ब्लॉग पोस्ट की स्टाइलिंग है, ब्लॉग, खैर चलिए ये स्टाइलिंग हम बाद में ऐड करते रहेंगे जैसे भी करना चाहें हम। तो ये हमारे पास अब हम चाहते हैं कि जब हम इसको क्लिक करें तो यहाँ पर अब ये ब्लॉग वन जो है वो सिंगल पोस्ट हमें शो करे, ये सारी पोस्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पर सिंगल पोस्ट में हम आएंगे, और यहाँ पर ये जहाँ पे हमने ये लिखा है पोस्ट, इसके बाद हमें सिंगल पोस्ट दिखाने के लिए जो हमारे पास जेसन प्लेस होल्डर है उसके आगे हम पोस्ट के बाद अगर आईडी दे देते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो हमें एक सिंगल पोस्ट रिटर्न करेगा, जो भी उसकी, ये देख सकते हैं 2 नंबर पोस्ट, आईडी 2 वाली पोस्ट आ रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम प्लस कर दें दिस डॉट राउट डॉट पैराम्स डॉट आई डी, कि चूँकि हम जब भी पैरामीटर वाला आईडी बनाते हैं, मतलब राउट बनाते हैं, ये वाला पैरामीटर्स वाला इस तरह कॉलन डाल के आईडी लिखते हैं, तो इसको हम एक्सेस कर सकते हैं इस मेथड से। तो दिस राउट डॉट पैराम्स डॉट आई डी, तो वो आईडी यहाँ पर आ जाएगी। फिर ये रिजल्ट हमारा पोस्ट की बजाय पोस्ट में, और ये एक एरे की बजाय एक ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर फिर हमें पोस्ट लिखना होगा, और अब हमें यहाँ पर लूप की ज़रूरत नहीं है, वी फॉर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल पोस्ट आएगी इसमें, और ना ही हमें इसमें राउटर लिंक की ज़रूरत है। हम इस पर सिंपली h2 का टैग यूज़ कर सकते हैं ऐसे, और उसके बाद ऐसे। तो ये हमारे पास है, इसमें ए टैग की भी ज़रूरत नहीं है हमें। सेव करते हैं, अब इसको रीलोड करते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों कि अब हमारे पास सिंगल पोस्ट आ रही है। अगर मैं ओवर ब्लॉग पे जाता हूँ तो ये वापस हमें लेके जा रहा है ब्लॉग स्लैश ब्लॉग पे, जबकि अब इसको अबाउट, ठीक है, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग कॉन्टैक्ट पे जा रहा है। तो ये एक्चुअली जो हमारी हमने क्रिएट किया ये इसमें यहाँ तक ये ठीक है अबाउट ब्लॉग आईडी। अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ, तो ये ब्लॉग स्लैश कॉन्टैक्ट पे जा रहा है, इसको स्लैश कॉन्टैक्ट
और हमें देखना होगा कि कहाँ पे हमने मिस्टेक की है। टैग li2, हाँ यहाँ पे हमें स्लैश कॉन्टैक्ट लिखना पड़ेगा, स्लैश ब्लॉग स्लैश अबाउट। हाँ ये अब ठीक होगा। तो अब हम अगर होम पे जाते हैं तो ये ठीक हो गया, अबाउट पे भी ठीक, कॉन्टैक्ट पे भी ठीक, ओवर ब्लॉग पे भी ठीक होगा। तो एक्चुअली स्लैश नहीं लगाई थी तो वो करंट राउट से ही अगले राउट पे चला जाता था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम थी। तो अब यहाँ पे मैं अगर किसी सिंगल पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो सिंगल पोस्ट ओपन हो रही है, जैसे ये है। तो यहाँ पर अब ये देख सकते हैं कि वही सिंगल पोस्ट यहाँ पर लोड हो रही है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने एक कंप्लीट प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, जिसमें अब हमारे पास जो रहता है क्रिएट करने का पोस्ट। तो चूँकि इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है, आई मीन के जेसन प्लेस होल्डर में, कि हम डाटा को सेव करके शो करा सकें। ऑल दो हम कर सकते हैं सेव, लेकिन वो कंसोल में शो करता है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक हमारा ये प्रोजेक्ट जो है, क्रैश कोर्स जो है, वो कंप्लीट हो चुका है। हमने हर तरीके से इसको देख लिया कि कैसे हम व्यू CLI को यूज़ करते हुए एक सिंपल ब्लॉगिंग सिस्टम और उसमें कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, फिर कंपोनेंट्स को कैसे लिंक करते हैं, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ कैसे हम लिंक करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली हैं। तो ये एक किस्म का छोटा सा हमारा ब्लॉगिंग सिस्टम जो है वो क्रिएट हो चुका है, जिसमें हम ऐड कर सकते हैं पैजिनेशन। पैजिनेशन अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको व्यू पैजिनेशन प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा, जो कि व्यू राउटर के व्यू जेएस के लिए है। उसको यूज़ करने के बाद आप लिमिटेड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को शो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि जेसन प्लेस होल्डर जो है वो हमें रिटर्न करता है 100 रिकॉर्ड्स में। पैजिनेशन का ऑप्शन है, आई एम श्योर कि इसमें पैजिनेशन का ऑप्शन नहीं है, हाँ नहीं है इसमें पैजिनेशन का ऑप्शन, तो इसलिए वो 100 रिकॉर्ड्स है। लेकिन जब आगे चल के हम मीन स्टैक कंप्लीट करेंगे, उसमें हम व्यू को भी यूज़ करेंगे, फिर हम अपने सर्वर से जब क्रिएट करेंगे इसको कनेक्ट, तो उसमें हम पैजिनेशन वगैरह सारा कुछ क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना ये क्रैश कोर्स खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये व्यू CLI का क्रैश कोर्स आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ आई होगी कि व्यू CLI में हम कैसे काम करते हैं, कैसे कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, कैसे हम डाटा रिटर्न करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर उसके कौन कौन से सेक्शन होते हैं, स्टाइलिंग कैसे। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है इसको रेंडर करना। तो रेंडर करना बहुत ही आसान है। सिंपली हमें करना क्या है, मैं सर्वर को क्लोज करता हूँ यहाँ पर और इसको क्लोज करता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं आप लिखूंगा सिंपली npm run build। npm run build क्या करेगा, हमारी जो फाइल्स हैं सारे एसेट्स व्यू इसमें जो हमने बूटस्ट्रैप ऐड किया है, jQuery ऐड किया है, popper.js ऐड किया, उन सब का बंडल बना के एक डिस्ट का फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर index.html फाइल क्रिएट कर देगा। तो लिखेंगे हम npm run build। मैं यहाँ पर जो टर्मिनल व्यू VS कोड का बिल्ट इन टर्मिनल है उसको यूज़ कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ npm run build। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोड बिल्ड JS फाइल एग्जीक्यूट हुई और बिल्डिंग फॉर प्रोडक्शन का मैसेज आपको नजर आ रहा होगा। और इट विल टेक फ्यू सेकंड्स, और जितने भी नोड्स के मॉड्यूल्स हैं वो सारे इसके अंदर एम्बेड हो जाएंगे। तो इट इज बिल्डिंग फॉर प्रोडक्शन राइट नाउ। तो बिल्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया। टिप जो यहाँ पे दे रहा है, बिल्ड फाइल्स आर मेंट टू बी सर्व्ड ओवर एन HTTP सर्वर, ओपनिंग index.html फाइल ओवर फाइल प्रोटोकॉल इज वॉन्ट वर्क। मतलब अगर आप इस अब जो इसने यहाँ पे डिस्ट फोल्डर बनाया है, इसकी जो इंडेक्स फाइल है, इसको अगर मैं राइट क्लिक करके ओपन करूंगा एज अ फाइल तो ये काम नहीं करेगी, और ना ही ये इस तरीके से काम करेगा ओपन विद लाइव सर्वर के साथ। जो बिल्ट इन लाइव सर्वर है उसके साथ भी ये काम नहीं कर रहा। इसकी रीज़न ये है कि इसमें कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो लोड होने के लिए उनका पाथ जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्डिंग विद स्टेटस 404 तो इसके लिए क्विकली हम क्या कर सकते हैं, एक मैं आपको यहाँ पे टिप दे देता हूँ। यहाँ पर कि मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे मैं रूट पे एक नया server.js फाइल क्रिएट करता हूँ। अब ये नो एक्सप्रेस JS में यूज़ करूँगा, तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस में करता हूँ। तो ये हम एक्सप्रेस JS इंस्टॉल कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इतनी देर में मैं लिख लेता हूँ एक्सप्रेस का सर्वर एक क्रिएट करूँगा, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, और फिर यहाँ पे लिखूँगा ऐप डॉट लिसन लिसन 3000 कामा console.log लिसनिंग एट पोर्ट 3000। तो यहाँ पर ऐप डॉट गेट सबसे पहले हमें यूज़ करना पड़ेगा एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि स्टैटिक पाथ कौन सा है। तो यहाँ पर हमें एक कॉन्स्ट पाथ भी चाहिए जो बिल्ट इन मॉड्यूल है इसका, रिक्वायर पाथ, और हम यहाँ पर पाथ डॉट ज्वाइन कर सकते हैं डर नेम जो करंट डायरेक्टरी है, सॉरी डर नेम कॉमा
डिस्ट। तो ये हमारी इस वक्त जो है पाथ डॉट जॉइन डर नेम और इसको डिस्ट के साथ हमने लिंक कर दिया। अब हम यहाँ पे ऐप डॉट गेट स्लैश और यहाँ पर अब हम यूज़ कर सकते हैं रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट को, और चूँकि मैं यूज़ कर रहा हूँ ES6 को, तो यहाँ पर अब सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्ट डॉट सेंड फाइल, और सेंड फाइल में हमें यहाँ पर अगेन पाथ देना। अब ये हमने एक्सप्रेस स्टैटिक इसलिए डिफाइन किया कि उसको स्टैटिक पाथ भी मिल जाए फाइल्स का जो हमने CSS JS वगैरह ऐड करनी है। तो यहाँ पर दोबारा से हमें पाथ देना पड़ेगा डर नेम जो भी है प्लस डिस्ट स्लैश इंडेक्स डॉट HTML। तो यहाँ पर अब ये हमारा सर्वर क्रिएट हो गया। तो नोड सर्वर में लिख के एंटर करूँगा तो इट इज़ लिसनिंग ऑन पोर्ट एट पोर्ट 3000। तो यहाँ पर मैं अब 3000 पे इसको एक्सेस करूँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा वही प्रोजेक्ट अब यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है जो हमने एक्सप्रेस के साथ इसको अब यूज़ करके सर्वर क्रिएट करके हमने इसको डिस्ट वाले फोल्डर को कनेक्ट कर दिया। डिस्ट वाले फोल्डर के अंदर जितनी भी स्टैटिक वाली फाइल्स हैं वो सारी इसी के अंदर लोड हो रही हैं और वहीं से हमारा Vue.js जो है ये अब Vue CLI जो है वो काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं हर चीज़ जो है वो वर्किंग प्रॉपरली। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपनी फाइल्स को रेंडर भी कर सकते हैं या इसका बिल्ड भी बना सकते हैं Vue CLI का, फिर हम एक्सप्रेस के अंदर यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम मीन स्टैक की सीरीज़ बनाएंगे तो मीन स्टैक में हम यूज़ करेंगे एंगुलर को भी, Vue को भी और रिएक्ट को भी यूज़ करेंगे और उसके मीन मतलब स्टैक पूरा हम क्रिएट करेंगे विद Node.js। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल या क्रैश कोर्स आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।